हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं पेपर 026838 का एनालिसिस। पेपर 838 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमें मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न। दिए गए वाक्य के जिस सेगमेंट या खंड में वो ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा। तो पढ़ते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज डन रियली वेल दिस ईयर एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, वॉस नहीं हैज होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कार्य ताज़ा है, असर अभी भी महसूस किया जा सकता है। टेंस होना चाहिए था प्रेजेंट परफेक्ट। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ डन रियली वेल दिस ईयर। इस साल भारतीय क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड इज रैंक नंबर 1 नाउ, और इस समय उसकी विश्व में पहली रैंक है। वाक्य के जिस खंड में एरर थी वो खंड है ए, क्योंकि वॉज डन नहीं हैज़ डन होना चाहिए था। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77। एक बार फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं। एजुकेशन इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, अ नहीं एन होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, अगला शब्द इंस्ट्रूमेंट एक वोवल साउंड या वोवल ध्वनि से शुरू होने वाला शब्द है, इसलिए इससे पूर्व अ नहीं एन होना चाहिए था। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का अर्थ होता है टूल, औजार या माध्यम। विच इम्पार्ट्स, इम्पार्ट का अर्थ है देना, कोई जानकारी या ज्ञान। विच इम्पार्ट्स नॉलेज, जो ज्ञान देता है। एंड देयरफॉर का अर्थ है इस प्रकार या अतः या इसलिए। इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, और इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल्स पावर, शक्ति को नियंत्रित करती है। तो शिक्षा वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नॉलेज या ज्ञान देती है, और इस प्रकार इनडायरेक्टली शक्ति को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है सी, क्योंकि अ इंस्ट्रूमेंट नहीं एन इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए था। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78। अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न। तो पढ़ते हैं। इफ ही हैड नॉट इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस ही डैश इनटू सच सीरियस ट्रबल। निसंदेह हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है, वुड नॉट हैव गॉट। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है द थर्ड कंडीशनल या कंडीशनल टाइप 3 प्रकार का वाक्य। इसे द इम्पॉसिबल कंडीशनल भी कहते हैं। हिंदी में कहें तो जो न हो सका अगर हो जाता तो के अर्थ वाले वाक्य। उदाहरण के तौर पर यदि ये कक्षा 7 बजे शुरू हुई होती तो अब तक खत्म हो जाती, अर्थात वास्तव में ये 7 बजे शुरू नहीं हुई, यदि हुई होती तो। ऐसे वाक्यों में कंडीशनल क्लॉज या कंडीशनल खंड को पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड नॉट इग्नोर्ड, और मुख्य क्लॉज या मेन क्लॉज को कंडीशनल परफेक्ट अर्थात वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाकर बनाते हैं। ही वुड नॉट हैव गॉट इनटू सच सीरियस ट्रबल। पूरा वाक्य हुआ इफ ही हैड नॉट इग्नोर्ड द वार्निंग साइंस, अगर उसने चेतावनी के साइंस इग्नोर नहीं किए होते, नज़रअंदाज नहीं किए होते, ही वुड नॉट हैव गॉट इनटू सच सीरियस ट्रबल, तो वो इतनी ज़्यादा गंभीर ट्रबल में नहीं पड़ा होता, मुश्किल में नहीं फंसा होता। ही वुड नॉट हैव गॉट इनटू सच सीरियस ट्रबल, सच है ऐसा, सीरियस गंभीर, ट्रबल है समस्या। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है वुड नॉट बी गॉट, बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए वुड नॉट हैव और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बी कहता है हैड नॉट गॉट, बिल्कुल नहीं, विल नॉट हैव गॉट भी नहीं होगा। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। These apples dash 100 rupees per kg. Do you think they are expensive? These apples cost. विद्यार्थी ध्यान दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। एप्पल्स प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब में एस या ईएस का कोई इन्फ्लेक्शन नहीं होगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इसे लगाकर ब्लैंक में वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। These apples cost 100 rupees पर किलोग्राम और पर केजी। इन एप्पल्स का जो मूल्य है वो 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। डू यू थिंक दे आर एक्सपेंसिव, क्या तुम्हें लगता है वे एक्सपेंसिव अर्थात महंगे हैं। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। कॉस्ट्स नहीं हो सकता, एप्पल्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ा जा सकता। हैज़ कॉस्ट बिल्कुल नहीं।
आर कॉस्टिंग भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक रेखांकित खंड या अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस अंडरलाइन सेगमेंट को रिप्लेस करे सही ऑप्शन से। तो पढ़ते हैं, द प्लेयर्स वॉज डिसअपॉइंटेड विद देयर अबिस्मली पुअर परफॉर्मेंस। निसंदेह वॉज नहीं वर होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द प्लेयर्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं वर होनी चाहिए थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द प्लेयर्स वर डिसअपॉइंटेड, खिलाड़ी निराश थे, विद देयर अबिस्मली पुअर परफॉर्मेंस। अबिस्मली का अर्थ होता है बहुत ही खराब, घोर रूप से कोई चीज़ खराब या निराशाजनक होती है, इंग्लिश में कह सकते हैं टेरिबली। देयर अबिस्मली पुअर परफॉर्मेंस, अपनी बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस से खिलाड़ी निराश थे। प्लेयर्स प्लूरल है, वॉज नहीं वर होना चाहिए था। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है वॉज डिसअपॉइंटिंग, बिल्कुल नहीं। वर डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं, वर डिसअपॉइंटेड। वर के साथ हमें वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए क्योंकि वाक्य का टेंस सिंपल पास्ट है और वॉइस है पैसिव। तो हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, फिर से वही निर्देश है, तो पढ़ते हैं, अनलेस एडिक्वेट फंडिंग इज नॉट मेड अवेलेबल आर कंस्ट्रक्शन प्लान्स विल हैव टू बी डिफर्ड। वाक्य में एरर निसंदेह यहाँ है, यह नॉट नहीं होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द अनलेस का अर्थ है यदि नहीं। अनलेस स्वयं नकारात्मक अर्थ रखने वाला शब्द है। अनलेस यदि नहीं, एडिक्वेट फंडिंग इज मेड अवेलेबल आर कंस्ट्रक्शन प्लान्स विल हैव टू बी डिफर्ड। डिफर्ड का अर्थ है स्थगित किया जाना या पोस्टपोन अथवा एडजर्न किया जाना। विद्यार्थी ध्यान दें, अनलेस यदि नहीं स्वयं नकारात्मक अर्थ रखता है तो इस क्लॉज या खंड में हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। करेक्शन के बाद वाक्य हुआ अनलेस एडिक्वेट फंडिंग। एडिक्वेट का अर्थ है पर्याप्त, फंडिंग का अर्थ है वित्त। इज मेड अवेलेबल, यदि पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाता, आर कंस्ट्रक्शन प्लान्स, हमारी निर्माण की जो योजनाएं हैं, विल हैव टू बी डिफर्ड, उन्हें स्थगित करना होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, इज मेड अवेलेबल। अन्य ऑप्शंस में इज नॉट टू बी मेड, बिल्कुल नहीं। वॉज नॉट मेड भी नहीं, नॉट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न जिसे हल करने की विधि से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं, आइंस्टाइन हैड अ डीप डिस्टेस्ट फॉर फोर्स्ड लर्निंग। डीप का अर्थ है गहरा या अगाध, डिस्टेस्ट का अर्थ है नापसंदगी या किसी चीज से घृणा। फॉर फोर्स्ड लर्निंग, फोर्स्ड लर्निंग का अर्थ है जबरदस्ती किसी को कुछ सिखाया जाना। एंड वॉज नोन टू स्किप मैनी ऑफ हिज कॉलेज लेक्चर्स। स्किप का अर्थ है छोड़ देना, और वो जाने जाते थे कॉलेज में अपने बहुत से लेक्चर्स स्किप करने के लिए, छोड़ देने के लिए। He was also severely critical, severely गंभीर रूप से, critical का अर्थ है आलोचना का स्वभाव रखने वाले, तो वो बड़े आलोचक थे of the examination based, परीक्षा आधारित एजुकेशन सिस्टम। द ग्रेट फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट का अर्थ होता है भौतिक शास्त्री। गैलीलियो टू का अर्थ है भी। विद्यार्थी ध्यान दें, भी अर्थात कोई दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये खंड शुरुआत में नहीं आ सकता। सेड, कोट अनकोट, You cannot teach anybody anything, you can only help them discover it within themselves. गैलीलियो ने कहा आप किसी भी व्यक्ति को कुछ भी नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ आप उसकी सहायता कर सकते हैं कि वे अपने भीतर वो व्यक्ति ऐसी चीज़ को ढूंढ ले जो आप सिखाना चाहते हैं, ज्ञान अपने अंदर ढूंढे। खंड एस कहता है ही ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल का अर्थ है औपचारिक, एजुकेशन शिक्षा है, इंटरफियर्ड विथ हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। इंटरफियर का अर्थ है हस्तक्षेप करना, दखल देना, विथ हिज नेचुरल प्राकृतिक या नैसर्गिक, डिजायर इच्छा, टू लर्न सीखने की, एंड एक्सप्लोर का अर्थ है किसी चीज़ को खोजने की, अन्वेषण करने की। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन औपचारिक और मजबूर करके जबरन जो सिखलाई की जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, उसके विरुद्ध थे, और ऐसे ही कुछ विचार गैलीलियो के भी थे। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है PS तथा QR। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट P। Einstein had a deep distaste for forced learning and was known to skip many of his college lectures.
उनको, आइंस्टाइन को बहुत गहरी घृणा थी ज़बरदस्ती सिखाए जाने की, जबरन सिखलाई से, और वो जाने जाते थे अपने कॉलेज लेक्चर्स को स्किप करने के विषय में। लोग जानते थे कि वो कॉलेज के कई लेक्चर्स स्किप कर देते। उसके उपरांत होगा खंड एस, ही प्रोनाउन है आइंस्टाइन के लिए। ऑफन फेल्ट दैट फॉर्मल एजुकेशन इंटरफियर्ड विथ हिज नेचुरल डिजायर टू लर्न एंड एक्सप्लोर। एस के उपरांत होना चाहिए खंड क्यू, ही वॉज ऑल्सो सीवियरली क्रिटिकल। ऑल्सो का अर्थ है दूसरी बात, एक बात तो ये और दूसरी, ही वॉज ऑल्सो सीवियरली क्रिटिकल, वो बहुत आलोचनात्मक स्वभाव रखते थे ऑफ द एग्जामिनेशन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। और अंतिम खंड मात्र आर ही हो सकता है। द ग्रेट फिजिसिस्ट, महान भौतिक शास्त्री गैलीलियो टू, उन्होंने भी कहा कोट अनकोट, यू कैनॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प देम डिस्कवर इट विद इन देमसेल्व्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट पी, उसके उपरांत एस, उसके उपरांत क्यू तथा आर। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी पी एस क्यू आर ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 फिर से हमें मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक अन्य प्रश्न, तो पढ़ते हैं। ही कन्फेस्ड, कन्फेस का अर्थ है स्वीकार करना, दैट द ओनली थिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ वॉज स्नेक्स। स्नेक्स है सांप, सर्प, और अफ्रेड है भयभीत होना। उसने स्वीकार किया कि एकमात्र चीज जिससे वो डरता था वो थे सर्प या सांप। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। ऑन बोर्ड का अर्थ होता है शिप पर या किसी प्लेन पर। शिप आप जानते हैं जहाज। तो मेरी जो सेकंड विजिट हो रही थी वेस्ट अफ्रीका की, उसमें मैं एक युवक से मिला शिप पर, जिस पर मैं भी सवार था, वो भी। आई टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी अनलाइकली दैट ही वुड सी एनी, ही वॉज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब ऑन अ बनाना प्लांटेशन। शब्द प्लांटेशन का अर्थ होता है बागान, कोई बहुत बड़ा खेत, एक बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट, बड़ा खेत या बागान। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि लेखक किसी शिप पर सवार था, वेस्ट अफ्रीका जा रहा था, वहाँ उसे एक युवक मिला, वो शायद सांपों से डरता था। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं QSP तथा अंतिम या कंक्लूडिंग सेगमेंट होगा R। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट Q। ऑन माई सेकेंड विजिट टू वेस्ट अफ्रीका आई मेट अ यंग मैन ऑन बोर्ड द शिप। उसके उपरांत खंड S। ही वॉज, वो जो यंग मैन था, वॉज गोइंग आउट टू टेक अप अ जॉब ऑन अ बनाना प्लांटेशन, वो केलों के एक बागान में नौकरी लेने जा रहा था। S के उपरांत होना चाहिए खंड P। ही कन्फेस्ड, उसने स्वीकार किया, दी ओनली थिंग ही वॉज अफ्रेड ऑफ वॉज स्नेक्स, उसने स्वीकार किया कि एकमात्र चीज जिससे वो डरता था वो थे सांप। और अंतिम खंड मात्र आर ही हो सकता है। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, दैट इट वॉज वेरी अनलाइकली, बहुत ही मुश्किल था, अनलाइकली, दैट ही वुड सी एनी, कि उसे कोई सांप वहाँ मिलेंगे देखने को। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट Q, उसके उपरांत S, P तथा R। इसी क्रम में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन A QSPR ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84, निर्देश है दिए गए वाक्य का वॉइस बदले। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में, तो पढ़ते हैं। हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट टू द कमिटी। विद्यार्थी ध्यान दें, हमें मिला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य जो एक्टिव वॉइस का है। हैव यू सबमिटेड द रिपोर्ट, नया सब्जेक्ट होगा द रिपोर्ट। हेल्पिंग वर्ब, चूंकि रिपोर्ट सिंगुलर है, हैज बीन होगी और फिर वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। हैज़ द रिपोर्ट बीन सबमिटेड बाय यू टू द कमिटी, क्या आपके द्वारा जो रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, वो कमिटी को या समिति को सबमिट किया जा चुका है। अन्य ऑप्शंस को भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है हैव द रिपोर्ट्स बीन, रिपोर्ट्स नहीं रिपोर्ट, और हैव भी नहीं, हैज़ होना चाहिए था। बी कहता है इज द रिपोर्ट बीइंग सबमिटेड, बिल्कुल नहीं, हमें दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, इंटरोगेटिव वाक्य था प्रेजेंट परफेक्ट का, ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और डी कहता है हैड द रिपोर्ट, नहीं, हमें प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य मिला था, ना कि पास्ट परफेक्ट का। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। Gary said, quote unquote, I have finally passed my exams with distinction. Distinction आप जानते हैं विशिष्टता,
अगर आप बहुत अच्छे अंक पाते हैं, सामान्यतः 75% या उससे अधिक, तो उसे कहते हैं डिस्टिंक्शन, विशिष्टता। हमें ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी ध्यान दें, सबसे पहले ध्यान देना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब पर। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और दिए गए वाक्य के रिपोर्टेड क्लॉज में दिए गए वाक्य के टेंस और उसके प्रकार पर। रिपोर्टेड क्लॉज में हमें मिला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव फाइनली पास्ड, और वाक्य का प्रकार है एक्सक्लेमेटरी वाक्य। ऐसे वाक्यों में सेड को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में, और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। गैरी एक्सक्लेम्ड दैट, आई के स्थान पर ही, प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर पास्ट परफेक्ट, ही हैड फाइनली पास्ड हिज एग्जाम्स विथ डिस्टिंक्शन। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं। ए कहता है गैरी टोल्ड दैट ही हैव, बिल्कुल नहीं। गैरी सेड दैट ही हैज, सेड भी नहीं, और हैज बिल्कुल नहीं। सी कहता है गैरी एक्सक्लेम्ड दैट ही फाइनली पास्ड, ही फाइनली पास्ड नहीं, ही हैड फाइनली पास्ड। हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, ना कि सिंपल पास्ट। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है टॉलरेंस, जिसका अर्थ होता है सहनशीलता, धैर्य। अगर आप में किसी चीज को लेकर सहनशीलता है, सहिष्णुता है, तो आप में है टॉलरेंस। हमारा आंसर होगा इंड्योरेंस। इंड्योरेंस का अर्थ भी वही है, सहन करने की शक्ति। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी अग्रेशन का अर्थ है आक्रामकता, सी ऑपरेशन का अर्थ है दमन, दमन या अत्याचार, और ऑप्शन डी इम्पेशंस का अर्थ है धैर्यहीनता या अधैर्य या धैर्य की कमी। हमारा आंसर ऑप्शन ए इंड्योरेंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, फिर से वही निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शब्द एपरेंटली का अर्थ होता है प्रत्यक्ष तौर पर या ऊपरी तौर पर या बाह्यतः, जैसा दिख रहा है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सीमिंगली, या फिर एपरेंटली का अर्थ है प्रत्यक्षतः, बाह्य तौर पर या बाह्यतः। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए क्वेश्चनेबली का अर्थ है संदेहास्पद रूप से या फिर संदिग्ध रूप से। कंसिडरेबली का अर्थ है अच्छा खासा, काफी हद तक, इंग्लिश में सब्सटेंशियली। और ऑप्शन सी रिमार्केबली एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है उल्लेखनीय तौर पर, या फिर इंग्लिश में कहें तो नोटिसेबली या नोटेबली। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी सीमिंगली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, अब की बार निर्देश है हम बताएं प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है डिरोगेटरी। शब्द डिरोगेटरी का अर्थ होता है तिरस्कारपूर्ण, अपमानपूर्ण। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री। शब्द कॉम्प्लीमेंट्री का अर्थ है सराहनापूर्ण, प्रशंसापूर्ण, लॉडेटरी। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शंस बी तथा सी दोनों प्रश्न शब्द के सिनोनिम्स हैं, बी भी और सी भी। इंसल्टिंग आप जानते हैं अपमानपूर्ण, और डेप्रिकेटरी का वही अर्थ है जो डिरोगेटरी का है, तिरस्कारपूर्ण, अपमानपूर्ण। और अंतिम ऑप्शन डी इंट्रिकट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि हमें पता लगाना था एंटोनिम या विलोम शब्द का। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, फिर से वही निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है हॉस्टिलिटी, जिसका अर्थ होता है शत्रुता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी एमिएबिलिटी। शत्रुता का विलोम होगा मित्रता, एमिएबिलिटी, मित्रता या मित्रता का स्वभाव। एमिएबिलिटी के लिए एक साधारण सिनोनिम हो सकता है फ्रेंडलीनेस या फिर फ्रेंडशिप। फ्रेंडलीनेस अथवा फ्रेंडशिप ये नाउन्स है, और शब्द हॉस्टिलिटी भी एक नाउन है। दूसरी ओर ऑप्शन ए फ्रेंडली आंसर होने के करीब तो पहुंचता है, पर आंसर है नहीं, क्योंकि हॉस्टिलिटी एक नाउन है जबकि फ्रेंडली एक एडजेक्टिव है। फ्रेंडली का अर्थ है मित्रवत, ना कि मित्रता, जबकि हमें चाहिए फ्रेंडलीनेस अथवा फ्रेंडशिप। अन्य ऑप्शंस में प्रोक्लिविटी का अर्थ होता है प्रवृत्ति, या फिर इंग्लिश में कहें तो टेंडेंसी, और बिस्टियलिटी का अर्थ है बर्बरता, क्रूरता, इंग्लिश में बारबेरिटी या सेवेजरी। हमारा आंसर ऑप्शन सी एमिएबिलिटी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली वरिड अबाउट हिज हेल्थ। कॉन्स्टेंटली होता है सतत रूप से, वरिड है चिंतित, कहलाता है हाइपोकॉन्ड्रियक।
हिंदी में हाइपोकॉन्ड्रियक को आप कह सकते हैं स्वास्थ्य भ्रमी, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा चिंतित रहता है कि उसे कोई बीमारी है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, हिंदी में स्वास्थ्य भ्रमी। अन्य ऑप्शंस में नियोफाइट का अर्थ है नौसिखिया या नोविस, ऐसा व्यक्ति जिसे ज़्यादा अनुभव नहीं है, नौसिखिया। मेनियक का अर्थ है जुनूनी या दीवाना, और मिसैंथ्रोप का अर्थ है मानव द्वेषी, ऐसा व्यक्ति जो मानव से नफरत करता है या इंसानों से नफरत करता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए हाइपोकॉन्ड्रियक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ 3 बुक्स, प्लेज और फिल्म्स दैट हैव द सेम सब्जेक्ट और द सेम कैरेक्टर्स। 3 किताबों, प्लेज, नाटकों या फिल्मों का एक समुच्चय जिनके वही एक ही सब्जेक्ट हो और पात्र हो, कैरेक्टर्स हो, कहलाता है ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी का अर्थ है त्रयी या फिर 3 किताबों या 3 नाटकों आदि का समुच्चय। अन्य ऑप्शंस में ट्रिवियल का अर्थ है तुच्छ या मामूली। ट्रिपलेट एक बहुत अच्छा शब्द है, 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्विंस, पर यदि 3 बच्चे जुड़वा हो, 3 बच्चे एक साथ जन्म लें तो उन्हें कहते हैं ट्रिपलेट्स। तो 3 हुए ट्रिपलेट्स, उनमें से किसी भी एक बच्चे को कहा जा सकता है ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट्स का सिंगुलर फॉर्म है ट्रिपलेट। और ट्रायम्विरेट, ऑप्शन डी एक बेहतरीन शब्द है। ट्रायम्विरेट का अर्थ है 3 लोगों का समूह जो काफ़ी शक्तिशाली हो, त्रिशक्ति। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी ट्रिलॉजी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 अब की बार हमें मिली है एक इडियम, एक मुहावरा जिसका हमें अर्थ बताना है, तो पढ़ते हैं। टू टेक अप द गॉन्टलेट का अर्थ होता है किसी चुनौती को या चैलेंज को स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज। अन्य ऑप्शंस में बी कहता है टू एडमिट डिफीट, हार स्वीकार करना। सी कहता है टू क्वाइटली एक्सेप्ट वंस फेट, फेट का अर्थ है मुकद्दर या किस्मत, चुपचाप अपनी किस्मत को स्वीकार करना। डी कहता है टू ग्रास्प द मीनिंग, हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। ग्रास्प का अर्थ है किसी चीज़ को पकड़ना, समझना, हिडन है छिपा हुआ, मीनिंग अर्थ ऑफ समथिंग बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, किसी चुनौती को स्वीकार करना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 अब की बार हमें मिली है एक इडियम जो कि एक वाक्य में रेखांकित की गई है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका अर्थ बताता हो, तो पढ़ते हैं। कोट अनकोट, दीज ग्लासेस सूट यू टू अ टी, सेड रिया टू वंदना। रिया ने वंदना से कहा ये ग्लासेस तुम्हें सूट यू टू अ टी। सूट समबडी टू अ टी का अर्थ है किसी पे बिल्कुल परफेक्ट लगना, किसी पर बहुत जमना, किसी पर बहुत अच्छे लगना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए टू लुक परफेक्ट ऑन समबडी, लुक परफेक्ट ऑन यू। इसे लगाकर वाक्य में हम वाक्य को पढ़ सकते हैं। दीज ग्लासेस लुक परफेक्ट ऑन यू, सेड रिया टू वंदना। रिया ने वंदना से कहा कि ये ग्लासेस यानी ये जो चश्मा है ये आप पर बहुत सुंदर लगता है। सूट समबडी टू अ टी का अर्थ है टू लुक परफेक्ट ऑन समबडी। अन्य ऑप्शंस में बी कहता है मेक यू लुक वियर्ड, वियर्ड का अर्थ होता है बड़ा अजीब या विचित्र, बिल्कुल नहीं। सी कहता है आर नॉट सूटेबल फॉर योर वर्क, बिल्कुल नहीं। डी कहता है नीड टू बी वॉर्न विथ अ सूट, इसको सूट के साथ पहनना चाहिए, नहीं। इसका अर्थ होता है बहुत सुंदर लगना, किसी पर जमना। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। शब्द ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग में यहाँ ई नहीं ए होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी BUREAUCRACY, CRE नहीं CRACY। ब्यूरोक्रेसी का अर्थ है अफसरशाही या अफसरतंत्र। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए सक्सेशन का अर्थ है उत्तराधिकार, प्लेटो का अर्थ है पठार और हॉरिजॉन्टल का अर्थ है क्षैतिज या फ्लैट। हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा क्योंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं, मात्र ब्यूरोक्रेसी में ही थी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 फिर से निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को पहचाने, वो शब्द जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। शब्द मेंडेशियस में यहाँ टी नहीं सी होना चाहिए था। सही स्पेलिंग होगी MENDACIOUS। शब्द मेंडेशियस का अर्थ होता है झूठा या अनट्रूथफुल। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए बोस्टफुल का अर्थ होता है शेखीबाज, अपनी तारीफ खुद करने वाला। असेटिक शब्द का अर्थ है तपस्वी, सन्यासी जैसा, बहुत सादगीपूर्ण। और शब्द डी रेम्यूनरेशन एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ होता है वेतन या मेहनताना, पारिश्रमिक। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि अन्य सभी ऑप्शंस की स्पेलिंग पहले से ही सही है। तो आगे बढ़ते हैं।
अगले 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप हमेशा से परिचित हैं। दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें, उसके उपरांत इसे हल करें और यदि समय अपर्याप्त हो, नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड द नीड फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड स्ट्रॉन्गर सर्वेलेंस। विद्यार्थी ध्यान दें, हाईलाइट का अर्थ है किसी चीज़ पर आलोक लाना, यानी किसी चीज़ को दुनिया के सामने लाना, एम्फसाइज करना, प्रकाश में लाना। द नीड फॉर आवश्यकता, फॉर बेटर इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस का यहाँ अर्थ है खुफिया जानकारी से, कि आवश्यकता है बेहतर खुफिया जानकारी को इकट्ठा किया जाए। एंड स्ट्रॉन्गर सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का अर्थ होता है निगरानी या चौकसी। डिफेंस एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इंडिया नीड्स मोर एडवांस सैटेलाइट्स, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि भारत को और भी ज़्यादा एडवांस्ड का अर्थ है उच्च स्तरीय, उन्नत सैटेलाइट्स, उपग्रहों की आवश्यकता है टू डिटेक्ट थ्रेट्स, ताकि हम खतरों को डिटेक्ट कर सकें, पहचान सकें क्विकली। एंड मॉनिटर, मॉनिटर का अर्थ है नज़र रखना। बॉर्डर एक्टिविटी मोर डैश, दे हैव ऑल्सो स्ट्रेस द नीड, they have also stressed that intelligence खुफिया एजेंसी संस्थाएं must cooperate dash one another and share information quickly। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में जो नई जानकारी आलोक में आई है वो ये है कि हमें ज़्यादा खुफिया सूचना इकट्ठी करने का तंत्र चाहिए और उसमें सैटेलाइट्स की शायद बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। एक बार पुनः पढ़ते फिर हल करते हुए। ऑपरेशन सिंदूर highlighted the need for better intelligence gathering and stronger surveillance. Defense experts believe that India needs more advanced satellites to detect threats quickly and monitor border activity more efficiently. विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द efficiently का अर्थ है कुशलतापूर्ण तरीके से और कार्यकुशलपूर्ण तरीके से। एक बार पुनः, मॉनिटर बॉर्डर एक्टिविटी मोर इफिशिएंटली, दे हैव ऑल्सो स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस का अर्थ होता है एम्फसाइज करना, जोर देना, दैट इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट कोऑपरेट। आगे बढ़ने से पहले अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। एक कहता है इंटरेस्टिंगली, दिलचस्प रूप से। ऑप्शन सी इनफ्रीक्वेंटली का अर्थ है बहुत कम, यदा कदा, रेयरली, यानी बहुत कम या कभी कभार या यदा कदा होने वाली चीज़ के लिए इनफ्रीक्वेंटली, अनियमित रूप से होने वाला। और अफेक्शनेटली का अर्थ होता है किसी का प्रिय या किसी से बहुत स्नेह रखने वाला। हमारा आंसर ऑप्शन बी इफिशिएंटली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, मोर इफिशिएंटली, दे हैव ऑल्सो स्ट्रेस्ड दैट इंटेलिजेंस एजेंसीज मस्ट कोऑपरेट विथ वन अनदर। जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो कोऑपरेट करें, सहयोग करें, समन्वय करें विथ वन अनदर एंड शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली, वो एक दूसरे के साथ सहयोग करें और सूचना को जो है वो तेज़ी से शेयर करें एक दूसरे के साथ। अन्य ऑप्शंस में कोऑपरेट बाई, टू या फॉर बिल्कुल नहीं, आप किसी के साथ कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, ऑप्शन ए ही सही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, एंड शेयर इन्फॉर्मेशन क्विकली, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन हेल्प ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई सस्पिशियस मूवमेंट्स। जो आधुनिक तकनीक है कैन हेल्प, मदद कर सकती है ऑफिशियल्स, अधिकारियों की आइडेंटिफाई, पहचान करने में, सस्पिशियस, संदिग्ध मूवमेंट्स, गतिविधियों की। एंड ह्यूमन ऑब्जर्वर्स, ऑब्जर्वर का अर्थ है जो लोग अवलोकन करते हैं या नज़र रखते हैं। मे डैश, मे ओवरलुक, जो मनुष्य ऑब्जर्व करते हैं, जो मानव ऑब्जर्वर्स हैं, मे ओवरलुक, हो सकता है वो नज़रअंदाज कर जाएं। शब्द ओवरलुक का अर्थ है मिस कर जाना, चूक जाना या ओवरलुक कर जाना, इग्नोर कर जाना। हो सकता है जो मनुष्य अवलोकन करता है, मनुष्य जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, हो सकता है वो कुछ चूक जाए। अन्य ऑप्शंस में ओवरटेक का अर्थ है किसी को पछाड़ना, किसी को पीछे करके आगे निकलना। ओवरसी का अर्थ है पर्यवेक्षण करना या सुपरवाइज करना। और शब्द ओवर पावर का अर्थ है किसी को काबू में करना, उस पर नियंत्रण पाना अपनी शक्ति से। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ओवरलुक ही हो सकता है। एक बार पुनः, दैट ह्यूमन ऑब्जर्वर्स में ओवरलुक, जो ऐसी जानकारी या ऐसे सस्पिशियस, संदिग्ध मूवमेंट्स जो कि मानवीय ऑब्जर्वर्स मिस कर सकते हैं, चूक सकते हैं। मैनी एक्सपर्ट्स आर्ग्यू, बहुत से एक्सपर्ट्स ये तर्क देते हैं दैट अ कंट्री
कि ए कंट्री दैट डैश सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स, अ कंट्री दैट फेसेस, एक देश जो सामना करता है सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स का, गंभीर सुरक्षा खतरों का सामना करता है, कैन नॉट रिलाई, रिलाई का अर्थ है भरोसा करना, ओनली ऑन कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ, एक देश जो सामना करता है गंभीर सुरक्षा खतरों का वो मात्र कन्वेंशनल का अर्थ है परंपरागत मिलिट्री शक्ति पर ही भरोसा मात्र नहीं कर सकता, उसे अन्य चीज़ें भी करनी होंगी, मात्र मिलिट्री शक्ति पर ही ऐसा देश भरोसा नहीं कर सकता। अन्य ऑप्शंस में इनकरेज का अर्थ है प्रोत्साहित करना, टॉलरेट का अर्थ है सहन करना और इग्नोर का अर्थ है नज़रअंदाज करना। हमारा आंसर ऑप्शन बी फेसेस ही रहेगा। और अंतिम प्रश्न एक बार पुनः, cannot rely only on conventional military strength, Operation Sindoor has therefore renewed discussion. Therefore इस प्रकार या अतः renewed, इसने फिर से नवीनीकृत कर दिया है, फिर से इसको बातों में ले आया है, इसको लोगों की चेतना में वापस से रिन्यू कर दिया है। डिस्कशन बातचीत को रिन्यू कर दिया है, फिर से नवीनीकृत कर दिया, बातचीत वापस शुरू हो गई है। अबाउट इन्वेस्टिंग इन बेटर डैश टेक्नोलॉजी, इन बेटर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। विद्यार्थी ध्यान दें, सर्वेलेंस का अर्थ है निगरानी या चौकसी। हम पहले भी इस शब्द को पढ़ चुके हैं इसी पैसेज में। यहाँ पर सर्वेलेंस का अर्थ है चौकसी या निगरानी, इसलिए ऐसे देशों को ऑपरेशन सिंदूर हैज़ देयरफॉर रिन्यूड डिस्कशन, ऑपरेशन सिंदूर ने इस डिस्कशन को रिन्यू कर दिया है। किस विषय में? इन्वेस्टिंग इन बेटर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ताकि जो सर्वेलेंस की या निगरानी की चौकसी की जो टेक्नोलॉजी है अर्थात सैटेलाइट्स के माध्यम से, उसमें और भी निवेश करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टिंग का अर्थ है निवेश करना। अन्य ऑप्शंस में इंस्पेक्शन का अर्थ है जांच करना या जांच अनुसंधान इंक्वायरी। इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है आत्ममंथन या आत्मावलोकन, आप अपने अंदर झांके। विद्यार्थी ध्यान दें, इंस्पेक्शन में जो निरीक्षण या जांच होती है वो अन्य चीज़ों की होती है। इंट्रोस्पेक्शन में आप अपने अंदर निरीक्षण करते हैं, अपना मंथन करते हैं, आत्ममंथन इसे कहेंगे। और इनोवेशन का अर्थ है नवाचार या तकनीकी सुधार। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन डी सर्वेलेंस ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 838 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।